पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वक्त है दिन की बड़ी और ज़रूरी खबरों पर बात करने का, लेकिन तसल्ली के साथ, डिटेल में। जैसे 50 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में क्या नया पेंच फंस गया है और क्यों? आखिर असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी के बयानवीर सांसद साक्षी महाराज ने क्या बोल दिया कि हंगामा मच गया? WHO ने दी है एक और महामारी की चेतावनी। कितनी खतरनाक है वो बीमारी? साथ ही बात करेंगे कि ये जो उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप है, कहर है, ये कितने दिन और चलने वाला है? और भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सीरीज़ आखिर क्यों बन गई है विवादों की सीरीज़? और आखिर में आपको छोड़ जाऊंगा ऐसी तस्वीरों के साथ जो शर्तिया तौर पर आपका दिल खुश कर देंगी। पचास दिन से चल रहे किसान आंदोलन में अब एक नया पेंच फंस गया है। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक संकट मोचक कमेटी बनाई थी। एक कमेटी बनाई थी जो कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो किसानों से और सरकार से सुझाव लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन 2 दिन बीते नहीं कि उस कमेटी के एक सदस्य ने कमेटी से अलग होने का ऐलान कर दिया। ये है भूपेंद्र सिंह मान। भूपेंद्र सिंह मान दरअसल किसान नेता के तौर पर उस कमेटी में शामिल थे, लेकिन उनके नाम पर शुरू से ही बवाल हो रहा था। आपको इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझाता हूं, आखिर ये चक्कर क्या है। दरअसल भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के मान गुट के अध्यक्ष हैं। 1980 में उन्होंने ये यूनियन बनाई थी, भारतीय किसान यूनियन, और तब से देश में कई भारतीय किसान यूनियन बन चुकी हैं। मान इसके अलावा ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। 14 दिसंबर को इसी कमेटी से जुड़े हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु के किसान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले थे। उन्होंने संशोधनों के साथ कानूनों को लागू करने की मांग की थी। गौर कीजिएगा, संशोधनों के साथ जिसके खिलाफ हैं आंदोलन कर रहे किसान। इसके अलावा माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को कानूनों के समर्थन में एक चिट्ठी भी लिखी थी। इन्हीं सब बातों की वजह से आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान तो कानूनों के समर्थक हैं, तो वो कमेटी में रहते हुए उनके मददगार कैसे हो सकते हैं? लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल कमेटी के जो 4 सदस्य हैं, चारों के बारे में ही किसानों का ये कहना था कि ये सब कानूनों के समर्थक हैं और हम इनसे ना तो मिलेंगे और ना ही अपने कोई सुझाव देंगे। अब जब ये पूरा बवाल मचा हुआ था मान के इस्तीफे को लेकर, तो इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है इस मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक बार फिर तस्वीरों में आए, कैमरे के सामने आए और उन्होंने सरकार पर ये कहते हुए हमला किया कि वो कुछ बिजनेसमैन, कुछ उद्योगपतियों की, कारोबारियों की ही मददगार है। The government is not just neglecting them. The government is conspiring to destroy them. There is a difference. Neglecting is you ignore them. They are not ignoring them. They are trying to destroy them. They are trying to destroy them because they want to benefit 2 or 3 of their friends. They want to give what belongs to the farmer to 2 or 3 of their friends. अब ये तो भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपको बस मैं 2 दिन पीछे ले जाऊं। जब कमेटी बनाई थी सरकार ने, तो सरकार ने कहा था कि 2 महीने तक ये कमेटी सरकार से और किसानों से सुझाव लेगी। कमेटी कोई फैसला नहीं करने वाली। कमेटी को सुझाव लेकर सुप्रीम कोर्ट को देने हैं और फिर उन सुझावों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कुछ तय करेगी। तो यानी 2 महीने के लिए तो ये आंदोलन जो है वो और चलेगा। ये तकरीबन बात तभी तय हो गई थी क्योंकि किसान कमेटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, सरकार ये कह रही है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक कमेटी बना दी है तो किसानों को उस कमेटी की बात सुननी चाहिए। लेकिन किसानों का कुछ और ही कहना है। क्या कहना है किसानों का, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता कुणाल ने बात की राकेश टिकैत से।
त्योहार मकर संक्रांति का है, किसानों का है, नई फसल का त्योहार है, लेकिन क्या जो किसान आंदोलन में है उसमें कोई नई बात है या बात सारी पुरानी है? आगे बढ़ने का क्या मतलब है? एक तो मकर संक्रांति है, किस तरीके से आगे मामला बढ़ेगा? अभी मकर संक्रांति है आज और उसको मना रहे हैं सब लोग, त्योहार है और बात वही है हमारी पूर्ण रूप से, इशू हमारे वही हैं और कल भी सरकार से बातचीत होगी तो हमारे इशू वही रहेंगे कि एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो और जो 3 बिल हैं इन बिलों को वापसी करो। लेकिन कल जो बातचीत है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या है? क्योंकि वहाँ तो मंत्रियों के साथ बातचीत होनी है, अब कमेटी नहीं बना दी गई है, तो फिर कैसे, मतलब दोनों बातचीत में कैसे तालमेल बिठे? कमेटी में क्या हम जा रहे हैं? और कमेटी में लोग कौन है? उनको तो फैसला आ गया कमेटी का, तो उन तो कमेटी बनने से पहले ही अपने फैसले दे रखे 1-2 महीने पहले। तो कमेटी से ज्यादा भरोसा आपको सरकार के मंत्रियों पर? सरकार पर भरोसा, हमें कमेटी बने सरकार पर, क्योंकि बिल जो है वो सरकार ने बनाए, बिल पार्लियामेंट से बने तो पार्लियामेंट से ही खत्म हो गए। तो सुना आपने राकेश टिकैत क्या कह रहे थे। दरअसल सरकार और किसानों के बीच 15 जनवरी को एक वार्ता होनी थी, लेकिन अब वो होगी या नहीं इसके बारे में अभी पक्का कुछ नहीं है। 26 जनवरी को किसानों ने जिस ट्रैक्टर रैली को निकालने की बात की है, उसे लेकर सबसे ज़्यादा सरकार के भीतर जो है वो चिंता है कि अगर अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की सड़कों पर आ गए किसान तो फिर क्या होगा। और अब ये कमेटी जो संकट मोचक कमेटी के तौर पर देखी जा रही थी, उसने बनते ही उसके एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया है। यानी किसान आंदोलन का क्या होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं पर भी कोई हल निकलने की तस्वीर हमें नहीं दिख रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है खांटी पॉलिटिक्स। असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी पतंग को हर राज्य के आसमान में, राज्य दर राज्य वो अपनी पतंग को उड़ाना चाहते हैं। बिहार में अभी उन्होंने चुनाव लड़ा था, बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और अब उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। लेकिन यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद बीजेपी के एक बयानवीर सांसद हैं साक्षी महाराज, आपने अक्सर देखा होगा बड़बोले बयानों के साथ उनको, तो उन्होंने ओवैसी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में ओवैसी ने बीजेपी की मदद की, अब वो यूपी और बंगाल में भी यही करेंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा साक्षी महाराज, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर ओवैसी की सियासी पतंगबाजी ने सरगर्मी बढ़ा दी है। ओवैसी की पतंग बिहार, यूपी और बंगाल के बाद गुजरात में सियासी उड़ान भरने वाली है। बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर तेजस्वी का खेल बिगाड़ने के बाद ओवैसी यूपी और बंगाल में विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर ताल ठोक रहे हैं। इतना ही नहीं, गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने जा रहे ओवैसी अब वहां भी अपनी पतंग उड़ाना चाहते हैं। ओवैसी के इस ऑल इंडिया सियासी पतंगबाजी प्लान ने खास तौर पर उन सियासतदानों के माथे पर बल ला दिया है जिन पर ओवैसी की वजह से अपनी सियासी पतंग के कटने का खतरा मंडरा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना, आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। दरअसल ओवैसी मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में दांव आजमाते हैं। मुस्लिम वोट बंटने से उनका नुकसान बीजेपी की विरोधी पार्टी को होता है और फायदा बीजेपी को। आने वाले समय में जहां ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, वहां भी यही फॉर्मूला लागू हो सकता है। इस वजह से ही ओवैसी पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछाने पहुंचे ओवैसी ने इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। फिर से कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओवैसी 12 जनवरी को एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल इलाकों पर थी। यूपी में ओपी राजभर की पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, लिहाजा दोनों जौनपुर दीदारगंज होते हुए आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान दोनों जौनपुर के गुरैनी मदरसा भी गए। मुस्लिम बहुल गांव माहौल में अपने समर्थकों से मिले। ओवैसी और राजभर की पार्टी ने 8 दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाकर
भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। इसके जरिए मुस्लिम पिछड़ा और दलित वोटों को गोलबंद करने का प्लान है। इस प्लान के निशाने पर कौन है, ये भी ओवैसी के बयान से साफ हो गया। ये मेरा मानना यह है कि राजभर साहब की लीडरशिप में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, जमीनी सतह पर वही बीजेपी से मुकाबला कर रहा है और मुस्तकबिल में वही मुकाबला करेगा। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टी का, ये तो जमीन पर है ही नहीं। इनका तो सिर्फ देखते हैं आपसे सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरी जगह पर। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की जनता जो विकल्प या अल्टरनेट पॉलिटिक्स को देख रही है, वो जरूर इस भागीदारी मोर्चा की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। ओवैसी की इस रणनीति से बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने साफ कर दिया कि जब जब ओवैसी की पतंग उड़ी, तब तब बीजेपी के विरोधियों की पतंग कटी है और आगे बंगाल और यूपी में ओवैसी बीजेपी के विरोधियों की ही पतंग काटेंगे। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अब तक ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप विपक्ष के नेता लगाया करते थे। इस बार खुद बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कबूल किया कि चुनाव में ओवैसी के उतरने से फायदा बीजेपी को होता है। ऐसे में बीजेपी ने सफाई दी तो उसमें बड़बोले साक्षी महाराज के लिए फटकार भी छिपी थी। केंद्र बिंदु बीजेपी है और बीजेपी को कैसे रोको और कैसे कंफ्यूजन पैदा करो, इसकी कोशिश में लोग लगे रहते हैं। जहां तक सवाल है इनकी पार्टी का, ओवैसी साहब की पार्टी का, उनकी अपनी पार्टी है, वो कहां लड़ेगी कहां नहीं लड़ेगी, लेकिन वैचारिक रूप से हम बिल्कुल उस पार्टी के खिलाफ है। वो पार्टी पूरी तरह से देश के हित में नहीं है, काम करने वाली है, ये बात स्पष्ट है। अब वो कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। जिता रही है बीजेपी को, इस तरह के जो थके हारे लोग जो है वो बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं। इसलिए जो है बीजेपी को जनता जिता रही है। कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी जो है वो हमेशा अव्वल टीम रही है और जनता उसके साथ है। बीजेपी ने साक्षी महाराज के बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। ओवैसी की पॉलिटिक्स का असर देखने के लिए अभी महज 2 महीने पहले हुए बिहार चुनाव को आप देख सकते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश खेमे और तेजस्वी खेमे के बीच बड़ी ही क्लोज फाइट थी। बहुत ही मुश्किल से नीतीश खेमे ने सरकार बनाई, मैजिक फिगर से सिर्फ 3 सीटें ज़्यादा लेकर, और मैजिक फिगर से 12 सीट पीछे रह गए तेजस्वी। लेकिन इसमें एक खेल रहा ओवैसी का। दरअसल सीमांचल इलाका है जो बंगाल और जो बिहार की सीमा है, वहाँ पर जो ज़िले हैं किशनगंज और दूसरे ज़िले, वो बहुत मुस्लिम बहुल इलाके हैं। 50-60% तक मुस्लिम वोट हैं और तेजस्वी खेमे को बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ की 30-35 सीटों पर उनके उम्मीदवार बड़ी आराम से सीट निकालेंगे। अब ओवैसी साहब वहाँ से लड़ गए, उन्होंने तो अपनी तो 5 ही सीटें जीती, लेकिन चूंकि मुस्लिम वोटर का बंटवारा हो गया आरजेडी खेमे और ओवैसी खेमे के बीच में, तो इसलिए जो नीतीश खेमे के या जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत कम अंतर से कई सीटें निकाली। अगर वहां पर ओवैसी ना होते तो कई पॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि बिहार की सियासी तस्वीर कुछ और हो सकती थी। दरअसल इसी फायदे की बात साक्षी महाराज कर रहे हैं कि यूपी और बंगाल, जहां के भी कई इलाकों में बहुत बड़े हिस्से में मुस्लिम वोटर बहुत मायने रखता है, वहां जाकर ओवैसी मुस्लिम वोट का बंटवारा करेंगे। ये बात साक्षी महाराज कह रहे हैं। खैर वो ऐसा करेंगे या नहीं, अभी साल भर दूर है यूपी का चुनाव, उससे पहले तो बंगाल का भी चुनाव होना है और वहाँ हमें देखना होगा कि ओवैसी क्या असर दिखाते हैं। चलते हैं कोरोना वायरस की खबर की तरफ। कोरोना वायरस से तो अभी पीछा हमारा छूटा भी नहीं था कि WHO ने पूरी दुनिया में एक और महामारी की चेतावनी दे दी है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि डिजीज़ X नाम की एक महामारी पूरी दुनिया में फैल सकती है। डिटेल्स के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से दुनिया अभी उबर भी नहीं पाई है कि इसी बीच एक और वायरस से तहलका मचाने की बात WHO ने कह डाली। WHO के मुताबिक डिजीज X इस जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है कि भविष्य में एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी फैल सकती है जिसका कारण अज्ञात होगा।
कोरोना महामारी को 1 साल बीत चुका है और अब भी इसके बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। ये कैसे शुरू हुई, कहां से आई, कितनी खतरनाक हो सकती है, कब खत्म होगी, इस वायरस की उत्पत्ति के बारे में यकीनी तौर पर जवाब बहुत हैं, लेकिन ये निश्चित है कि ये महामारी आखिरी नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं। भविष्य में इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस हमारा इंतजार कर रहे हैं। WHO के ब्लूप्रिंट की सूची में डिजीज एक्स नाम की एक बीमारी शामिल है जो भविष्य में फैल सकती है। WHO के मुताबिक डिजीज एक्स एक काल्पनिक नाम है जिसकी जगह भविष्य में कितनी भी संक्रामक बीमारियों का नाम हो सकता है जो वैश्विक महामारी बनेगी। अगली महामारी नए कोरोना वायरस या इबोला जैसे किसी वायरस के कारण हो सकती है। ये किसी ऐसे भी वायरस के कारण हो सकती है जिसे भारत में हम पहले से ही जानते हैं। क्या है डिजीज एक्स? WHO के ब्लूप्रिंट की सूची में डिजीज एक्स एक काल्पनिक नाम है, भविष्य में वैश्विक महामारी बनेगी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस का इसमें पाए जाने वाले आर्थ्रो वायरस के साथ रिकॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे इसका खतरनाक रूप सामने आ सकता है। ये कोशिकाओं में काफी तेज संक्रमित करेगा, घातक निमोनिया का कारण बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि डिजीज एक्स नाम की अज्ञात बीमारी बहुत दूर नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे सामने मौजूद महामारी के खतरे का एक अच्छा उदाहरण है जो अतीत में कई महामारियों का कारण बन चुका है। हालांकि आने वाले समय में ऐसे कितने खतरनाक वायरस सामने आ सकते हैं इसकी संख्या बहुत बड़ी है। इनकी खोज करके इनके बारे में भविष्य और बचाव के उपाय करने के लिए आवंटित संसाधन अपर्याप्त हैं। कोविड-19 महामारी की शुरुआत में इसका सामना करने के लिए WHO ने तेजी से इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया और बाद में कोविड-19 को इस ब्लूप्रिंट की सूची में जोड़ा गया। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि भविष्य में कोई दूसरी कोरोना जैसी महामारी का अटैक नहीं होगा। तो देखा आपने, डिजीज एक्स कहें वो तो अभी एक आशंका या डर का नाम है, लेकिन कोरोना वायरस हकीकत का नाम है। तो 16 जनवरी से हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लेकर काफ़ी संजीदा दिखता है क्योंकि उन्होंने एक आदेश दिया है कि 17 तारीख से जो पल्स पोलियो अभियान शुरू होना था उसे फिलहाल अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते स्थगित किया जा रहा है। दरअसल देश के दूर दराज इलाकों में, गांव देहात में जो हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं छोटे छोटे, वहां पर पल्स पोलियो अभियान की वजह से ये कोरोना वायरस का जो अभियान है वो प्रभावित हो सकता था, इसलिए फिलहाल पल्स पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है दोस्तों शीत लहर की, सर्दी के प्रकोप की। पूरा उत्तर भारत सर्दी का कहर झेल रहा है। कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर भारत के तो तमाम राज्यों में सामान्य से नीचे पारा चल रहा है। लोग ठिठुर रहे हैं सर्दी से। कहां क्या हाल है ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। झील में खड़ी नावों पर बर्फ जम गई। पक्षियों के लिए पीने के पानी वाले बर्तन में बर्फ जम गई। होटल के गार्डन पर बर्फ पसर गई। खेल के मैदान पर भी बर्फीली चादर बिछ गई। ये बर्फीला नजारा ना तो कश्मीर का है, ना उत्तराखंड और ना ही हिमाचल प्रदेश का। ये तो राजस्थान के माउंट आबू का नजारा है। मंगलवार को यहाँ पारा -2 डिग्री तक पहुँच गया। इसके साथ ही यहाँ ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया है। 48 घंटों में तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर गया है। माउंट आबू की नक्की झील पर खड़ी नावों पर गिरी ओस बर्फ बन गई है जिसे खुरच कर हटाया जा रहा है। खुले आसमान तले रखे पक्षियों के पानी पीने के बर्तन में बर्फ की परत जम गई है। मुंह खोलते ही भाप निकल रही है। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। गर्मियों में राजस्थान का जो फतेहपुर शेखावटी 45 डिग्री के पार के तापमान में तपता रहता है, वो इन दिनों कड़ाके की ठंड के दौर से गुजर रहा है। तापमान साल में 10वीं बार माइनस में जा चुका है। मंगलवार को यहाँ पारा -1 डिग्री तक लुढ़क गया। ठंड की मार से राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। सुबह यहाँ कोहरे की मोटी चादर तनी रहती है। दिन चढ़ता है लेकिन सूरज देवता के दर्शन नहीं होते। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
इस वक्त अगर हम बात करें तो दिन में जो टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री मैक्सिमम पहुंच जाता था वो घट के 16 से 17 डिग्री के आसपास आ गया है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास रात में पहुंच रहा है। और साथ ही साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड और ज्यादा महसूस हो रही है। और सुबह के वक्त हवाओं के बावजूद भी काफी कोहरा देखने को मिला। मैदानी इलाकों में शीतलहर और गलन वाली ठंड का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय चौक पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे की चादर भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो छाई हुई है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 200 से 250 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। साथ ही सुबह के वक्त जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि कल के मुकाबले तापमान में बढ़त जरूर है, क्योंकि कल जिस तरीके से शीतलहर और तापमान में अगर कहा जाए 4.3 डिग्री का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो है बना रहेगा। साथ ही साथ शीतलहर का भी जो सितम है वो दिल्ली एनसीआर में छाया रहेगा। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। कम से कम ये हफ्ता तो सर्दी के इसी प्रकोप में गुजरने वाला है, तो आप अपना और अपने परिवार वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और हमारी गुजारिश ये भी है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिन्हें कपड़ों की, कंबल की या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है सर्दी से बचने के लिए, तो अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद भी ज़रूर कीजिए। चलते हैं क्रिकेट की तरफ। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज़ है वो विवादों की सीरीज़ बन गई है। भाई पहले तो जो पिछला टेस्ट था उसके आखिरी दिन स्मिथ पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पिच से छेड़छाड़ की है। फिर जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है पेन, उन्होंने अश्विन को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जो भी विवाद का विषय बन गई। तो ये जो पूरे विवाद हैं इस सीरीज़ के अब तक के, वो क्या रहे हैं वो दिखाने के लिए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। निर्णायक मोड़ पर आ चुकी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज कई तरह के विवादों से घिरी रही है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन भी आलोचना का पात्र बने हैं। टिम पेन अपनी स्लेजिंग को लेकर और पिच से छेड़छाड़ी का कहीं ना कहीं आरोप लगा है स्टीव स्मिथ पर। हालांकि कोई आईसीसी की तरफ से कोई आरोप नहीं लगा है उन पर, लेकिन वो उनकी आलोचना जरूर हुई जो वो कर रहे थे, जो वो ऋषभ पंत के बैटिंग के टाइम पे जब वो अपने गार्ड मार्क्स उन्होंने हटाने की कथित तौर पे कोशिश करी, वो आलोचना का, निंदा का पात्र बने हुए हैं। अब इस सब को लेकर ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तमाम आरोपों को और तमाम निंदा जो भी उनकी हो रही है, जो भी बयान आ रहे हैं बड़े बड़े दिग्गजों के इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ, उनको बकवास कहा है। स्टीव स्मिथ को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कैमरे पर ऋषभ पंत का गार्ड मिटाते हुए देखा गया था, जिसके बाद ट्विटर पर उन्हें लोगों ने धोखेबाज तक कह डाला। बॉल टैंपरिंग विवाद में 1 साल का प्रतिबंध झेल चुके स्मिथ को ऐसा करते देख तमाम पूर्व क्रिकेटरों ने भी अपनी राय रखी। वहीं विकेट कीपिंग कर रहे कप्तान टिम पेन ने भी अश्विन को स्लेज करने की कोशिश करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिनको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। उनमें से एक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी देते हुए ट्वीट किया और कहा कि बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद से टिम पेन ने भी नकारात्मकता की सीमा नहीं लांघी, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो बहुत ही खराब था। इसको लेकर लैंगर ने कहा कि नकारात्मकता की हद खुद वॉन पार कर रहे हैं। लैंगर ने ये तक कहा कि माइकल वॉन अपना गुजारा ही ऐसे बयानों से करते हैं। स्मिथ का भी बचाव करते हुए लैंगर ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी और वो अटपटी चीजें करते रहते हैं। लैंगर ने कहा कि स्मिथ के बारे में जो बातें हो रही हैं वो सरासर बकवास हैं। तो अब चौथा टेस्ट मैच होने वाला है ब्रिस्बेन में, गाबा में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतरीन है, उनको हराना यहां पर नामुमकिन माना जाता है। और बात करें अगर भारत की, तो इतिहास रचने की लगता है उनको आदत पड़ ही चुकी है। अगर आप मेलबर्न में देखिए, सिडनी में देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं टर्न अराउंड जिसे कहते हैं उलटफेर करने की कोशिश की है। और जिस भी तरीके के उन पर दबाव हो, चाहे वो शारीरिक दबाव हो, चाहे वो मानसिक दबाव हो, उन सबको झेलते हुए, उन सबसे जूझते हुए, उन सबसे लड़ते हुए भारत ने अभी तक इस सीरीज में अपने चांसेस बनाकर रखे हैं। और अब देखना और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि किस तरीके के और पैतरे अब ऑस्ट्रेलियाई टीम, मेजबान टीम फेंकेगी और किस तरीके का जवाब देगी भारतीय क्रिकेट टीम। तो भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मैदान में विवाद नहीं, सिर्फ खेल होगा और जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। भारतीय टीम के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं।
दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। वो प्यारी सी तस्वीरें जिनका मैंने आपसे वादा किया था बुलेटिन की शुरुआत में। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक सड़क पर कुछ लोग जा रहे थे, अचानक वहां तेंदुआ निकल आया और ये प्यारा सा तेंदुए का नाम सुनते ही लगता है कि वो खतरनाक जानवर जो इंसान पर हमला करेगा, झपटेगा, लेकिन ये दरअसल एक शावक है। आप जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं तेंदुए का बच्चा है। ये अचानक किसी तरीके से जंगल से सड़क पर आ गया। ये कुल्लू की तीर्थन घाटी है जहाँ पर ये तेंदुए का बच्चा आया और देखिए किस तरीके से लोगों के साथ इसने खेलना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी सेल्फी ली और ये बिल्कुल आमतौर पर बेहद खतरनाक माना जाता है तेंदुआ, लेकिन ये अटखेलियाँ कर रहा है यहाँ पर पर्यटकों के साथ। लोगों ने इस दौरान उसका वीडियो बनाए, वीडियो क्लिप्स बनाए और जब सोशल मीडिया पर डाले तो वो वीडियो क्लिप्स भारी वायरल भी होने लगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगी तो न्यूज़ तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बार बार आपसे गुजारिश है कि हमारी जो तक ऐप है उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए और उसके वीडियो कमेंटिंग के सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए ताकि हम एक दूसरे से रूबरू हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।